हाँ जी बेटा, हम लोग बात करने के लग रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस की, है ना, कि ये एलोंगेशन का चलने के लग रहा था। ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई थी बेटा। देखो, जो राइबोसोम्स होते हैं उन पे 3 जगह होती है, ए, पी और ई। ई का मतलब होता है एग्जिट। राइबोसोम्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स जुड़े, है ना। जैसे कि ये पूरी की पूरी अमीनो एसिड की चेन है। अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड, और कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें सिर्फ अमीनो एसिड्स को जोड़ना है, हमें एमआरएनए के कोड, टीआरएनए या उसके एंटीकोडॉन से कोई लेना देना नहीं है। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है तो इस अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है कि जब एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए जब इस स्मॉल सब यूनिट पे आके जुड़ता है तो इस अकॉर्डिंग जुड़ेगा कि देखो जो स्टार्ट कोडॉन है ना, AUG, वो पहली ए पे नहीं आता, वो सबसे पहले कहाँ पर आता है? पी साइट के ऊपर आता है। तो देखो, हमें पता है हमेशा आरएनए में ए के अपोजिट यू आता है, यू के अपोजिट ए और जी के अपोजिट क्या आएगा? सी। तो ये तो है एमआरएनए का कोड। बताया था कि जो कोडॉन्स होते हैं, जेनेटिक कोड 3-3 के सेट पे होते हैं। देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। और इनके बीच में कोई भी कोमा नहीं होता। ये जरूरत थी हमें जेनेटिक कोड को पहले पढ़ने की। क्लियर? अब क्या रहेगा? टीआरएनए ने क्या किया? ये एंटीकोडॉन तो लेके आया, लेकिन जो अमीनो एसिड इस एंटीकोडॉन को कोड कर रही है उसको भी ले आया। चलो जी, अब पी साइट खाली थी, पी साइट पे अगला कोडॉन जैसे सरकती है कोई चीज़, ठीक है, स्लिप होती है, सिमिलर वे में अब ए साइट पे कौन आ गया? CGA, मतलब कोई भी आ गया। ये एग्जाम्पल के लिए है। सी के अपोजिट क्या आता है? जी, जी के अपोजिट सी और ए के अपोजिट यू। टीआरएनए को पता चल गया जी तुझे तो CGA के अपोजिट कोई अमीनो एसिड लेके जानी है, ये अमीनो एसिड को जरूर उठाएगा। लेकिन बेटा, कोडॉन और एंटी कोडॉन का बॉन्ड बनता है हमेशा। तो देखो, पी साइट पे भी एक अमीनो एसिड है और ए साइट पे भी एक अमीनो एसिड है। ये दोनों तो ऐसे ही हैं, ये दोनों भाईचारा निभाएंगी और इनके बीच में ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा, जो ये ब्रेकेज होती है ना पी और ए साइट पे, देखो जो पी साइट की अमीनो एसिड है ये वाली, इसका तो कनेक्शन इस टीआरएनए से टूट जाता है और इस वाली का जो कनेक्शन है वो यहाँ से टूट जाता है। तो जब इस अमीनो एसिड ने टीआरएनए को ही छोड़ दिया तो टीआरएनए अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा कोडॉन चल मेरे साथ चल। तो ये देखो, टीआरएनए सिर्फ उस अमीनो एसिड को छोड़ के AUG से लेके टीआरएनए तक का ई का मतलब एग्जिट, बाहर निकाल दिया बेचारे को। और देखो, जो पी साइट पे था CGA से लेके इस अमीनो एसिड तक, CGA से लेके इस अमीनो एसिड तक ये स्लिप हो गए कहाँ पर? पी साइट पे। अब ए साइट फिर से एक्सपोज हो गई। मान लो ए साइट पे अब आ गया CUG, टीआरएनए फिर से एक अमीनो एसिड लेके आएगा, फिर से उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, फिर से कनेक्शन टूटेंगे। तो हमेशा यही होता है, जो पी साइट पे रहती है वो ई साइट से बाहर और ए साइट की आ जाएगी पी पे। ए साइट फिर से क्या हो जाती है? एक्सपोज। हर बार यही होता रहता है। और ये देखो, सिर्फ अमीनो एसिड बचती जाती है जब, और ये काम कब तक चलता रहता है? जब तक कि वो 3 स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते जो कि यू से शुरू होते, ठीक है। जैसे ही वो आएंगे एक पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन बनती है, बनेगी, वहां से क्या कर जाती है? फुर निकल जाती है ना। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोंगेशन। डायग्राम में समझ में आया? चलो जी, अब देखो यहाँ बुक में से कि जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो सबसे पहले ए साइट पे आया, है ना, एंटीकोडॉन लेके, और किसके साथ अटैच हो गया? उन एमआरएनए के कोडॉन के साथ। इसमें उसको ज़रूरत पड़ी एक तो एनर्जी की, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, और इसके अलावा एलोंगेशन फैक्टर, जैसे हमने इनिशिएशन फैक्टर पढ़े थे कि प्रोकैरियोट्स में 3, यूकैरियोट्स में 9, यहाँ भी एलोंगेशन फैक्टर होते हैं। यूकैरियोट का इलोंगेशन फैक्टर 1, ठीक है, और प्रोकैरियोट में इलोंगेशन फैक्टर TU और इलोंगेशन फैक्टर TS। क्लियर? अब जब हम बात करेंगे ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो मेन इलोंगेशन फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? TU होता है। तो देखो, ए पेप्टाइड बॉन्ड
CO और NH के बीच में बनता है ना, कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है बिटवीन COOH अमीनो एसिड TRNA-8P साइट। समझ गए ना, पेप्टाइड बॉन्ड बना कौन से अमीनो एसिड के बीच में, उस अमीनो एसिड के बीच में जो कि P साइट पे है, ठीक है, और उस अमीनो एसिड के बीच में जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, A साइट के बीच में है। समझ गए ना, A और P साइट की जो थी, तो A साइट की जो अमीनो एसिड है उसका तो NH2 ग्रुप और P साइट के अमीनो एसिड के COOH ग्रुप के बीच में बना पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्टाइडियल ट्रांसफरेज, जो कि एक RNA एंजाइम। RNA के एंजाइम जहाँ भी आते हैं उनको रट लो, पता नहीं आपके मेडिकल एंट्रेंस में आ जाए या कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो द NH2 ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, NH2 ग्रुप कौन सा था, जो A साइट पे था, वो ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से कनेक्शन बिटवीन TRNA एंड अमीनो एसिड एट P साइट ब्रेक है ना, कि जो P साइट की अमीनो एसिड थी अपने ही TRNA से अपने कनेक्शन को ख़त्म कर देती है। अब TRNA से उसने कनेक्शन ख़त्म कर दिया तो वो TRNA क्या करेगा, वो TRNA बेचारा कुछ नहीं करेगा, वो अपने कोडोन और एंटी कोडोन को लेगा और कहाँ पर चला जाता है, E साइट पे, E साइट से यानी कि एग्जिट बाहर, और जो A साइट का जितना भी कॉम्प्लेक्स था TRNA का, उस अमीनो एसिड का, कोडोन और एंटी कोडोन, वो सारे के सारे आ जाते हैं P बॉन्ड, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो देखो A से P साइट के ऊपर किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। और जो एंजाइम इस ट्रांसलोकेशन को करता है उसका नाम है ट्रांसलोकेज एंजाइम। जब ट्रांसलोकेशन होती है तो जो A साइट का कोडोन है वो पहुंच जाता है P साइट पे। तो एक एंजाइम हमने वहाँ पढ़ लिया था, है ना, यूकैरियोट्स का तो इलोंगेशन फैक्टर 1 करवा रहा था और उसका EFTU यहाँ पर करवाएगा TS और यहाँ करवाएगा इलोंगेशन फैक्टर 2, ट्रांसलोकेशन जिसकी वजह से। तो अब क्या रहेगा, एक नया कोडोन A साइट पे एक्सपोज हो जाता है, नए TRNA को पता चल जाता है, वो फिर से क्या करता है बेटा, एक अमीनो एसिड लेके आएगा और जो ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है ये क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है बार 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 बार, ठीक है। तो अब जो ये एलोंगेटेड यानी कि जो ये चेन बढ़ने के लग रही है प्रोटीन की, ये क्या करती है बेटा, अपने आप को भी देखो, लार्जर सब यूनिट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सेलुलर एंजाइम, ये अपने आप को सेलुलर एंजाइम से भी प्रोटेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि इसका काफ़ी लंबा नेचर, काफ़ी एलोंगेटेड होती है, तो इसको कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर पाती। और वो चीज़ जो कि इस प्रोटीन की चेन को प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज द चैपरॉन्स। चैपरॉन मास्टर डिग्री में आता है और देखो एलिमेंट्री बहुत अच्छी बुक है कि उसने चैपरॉन का जो डिस्क्रिप्शन है आपकी 12th क्लास के अंदर ही दे दिया। अब आ जाओ टर्मिनेशन। देखो बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना, आती रहेगी, कनेक्शन टूटते रहेंगे, और कब तक, जब तक कि कोई स्टॉप कोडोन नहीं आता। देखो स्टॉप कोडोन 3 बताए थे, उनमें एक कोडोन था UAG। जैसे ही UAG आता रहा और इस A साइट पे आया, आ गया। अब UAG एक ऐसा कोडोन होता है जिसको TRNA कभी भी पहचान ही नहीं पाता, और जब उसको पहचान ही नहीं पाएगा तो इसकी वजह से क्या रहेगा, एंटी कोडोन ला नहीं पाएगा। एंटी कोडोन ला नहीं पाएगा तो जितने भी कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे। देखो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी वो भी अलग हो गई, दोनों यूनिट अलग हो गई, mRNA भी अलग हो गया। यानी कि इस तरह फाइनली जो ट्रांसलेशन थी वो क्या हुई, कंप्लीट हुई। पॉलीपेप्टाइड की चेन तब तक नहीं रुकती जब तक कि A साइट पे कोई नॉनसेंस कोडोन ना आ जाए, यानी कि स्टॉप कोडोन ना आ जाए। और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टार्ट कोडोन AUG और स्टॉप कोडोन UAA, UAG और UGA। क्यों, क्योंकि ये 3 ऐसे हैं जिनको कोई भी TRNA रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। तो जब ये A साइट पे आते हैं तो P साइट का जो TRNA वो ऑटोमेटिक हाइड्रोलाइज यानी कि उसका कनेक्शन टूट जाता है, और जैसे ही कनेक्शन टूटता है रिलीज फैक्टर आते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो एक ही रिलीज फैक्टर होता है और यूकैरियोट्स में होते हैं 2 रिलीज फैक्टर।
तो देखो जो प्रोकैरियोट का फर्स्ट फैक्टर होता है वो तो रिकॉग्नाइज करता है यूएजी और यूएए को, और सेकंड रिलीज फैक्टर पहचानता है यूएए और यूजीए को। तो जैसे ही रिलीज फैक्टर आएगा, रिलीज फैक्टर यानी कि वो फैक्टर जो कि ये चीज़ बता देगा कि जी जो प्रोटीन बनी अब इसको क्या करो, सेपरेट करो। फाइनली बेटा जो ये रहती है ये क्या हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है। ठीक है, जो दोनों सब यूनिट रहेंगी वो भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर। ठीक है, अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देखो क्या कहता है कि जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो फॉर्माइलेटेड मीथियोनाइन है ना, हमारे यूकैरियोट्स में थी नॉन फॉर्माइलेटेड, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसी थी बेटा, वो फॉर्माइलेटेड जो मीथियोनाइन होती है वो सबसे कॉमन होती है, इनिशिएटिंग अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने वाली। लेकिन कई केसेस में ये डीफॉर्माइलेट यानी कि फॉर्माइल जो ग्रुप होता है वो यहाँ से क्या कर जाता है, अलग भी हो जाता है। कई जगह क्या रहता है कि एक ही जो mRNA होता है, ठीक है, एक ही जो mRNA होता है बेटे, वो कई सारी टाइप की जो प्रोटीन्स रहती है उसको बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे टाइप की पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की चेन का बनना एक mRNA से, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो देखो जब ये प्रोटीन की चेन निकली इस राइबोसोम से, ये जो पॉलीपेप्टाइड होती है इट हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आ जाओ +1 में, याद है +1 में 4 स्ट्रक्चर करवाए थे, भूल गए हो तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर निकाल लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। सिर्फ चेन, एक चेन होएगी कौन सी अमीनो एसिड की पोजीशन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। फिर जब वो थोड़ी सी कोइल होने लगती तो वो बनती है सेकेंडरी, और जब बहुत सारे बॉन्ड उसके बीच में आ जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, है ना। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें आया था एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो हेलिक्स फॉर्म बनती है, एक प्लेट शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसको कि हमने बोला था बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, जो कि आगे चल के टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बना। जब हम उन राइबोसोम्स की बात करेंगे जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं, तो जो प्रोटीन्स रहती हैं बेटा वो क्या करती है, साइटोप्लाज्म में आती हैं तो वो और ज़्यादा साइटोप्लाज्म को, एंजाइम्स को, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। और कुछ प्रोटीन्स तो ऐसी हैं जो कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करती हैं। दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं, खुद की कुछ प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं, उनके लिए ये प्रोटीन बनाने का काम यही पॉलीपेप्टाइड की चेन्स ही करती हैं। ठीक है, देखो जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, देखो रीच द गोल्जी एपरेटस, वो गोल्जी के पास जाएगी, उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह हो जाती है। अब वो मॉडिफाई होके वेसिकल्स में, वेसिकल्स की फॉर्म से वो लाइसोसोम्स, फिर सेल वॉल के एंजाइम्स, और फाइनली बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्लियर। तो जो ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के अंदर, बहुत सी एंटीबायोटिक्स है जो कि ये चीज़ होने से रोकती है। एंटीबायोटिक्स लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वो एंटीबायोटिक कुछ नहीं करती, वो सिर्फ जो उनके पास तो राइबोसोम्स ही हैं, उनकी जो प्रोटीन्स रहती है बेटा, उनकी इनिशिएशन को, उनकी फॉर्मेशन को क्या कर देती है, रोक देती है। और ये कारण है कि बैक्टीरिया की जो वैक्सीन होती है या जो एंटीबायोटिक होती है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। क्लियर। तो बेटा इसके जो 3 मेन टॉपिक थे वो अब हो चुके हैं। जीन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, है ना, कि जीन्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम जो आगे करने जाएंगे वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है।